हाँ भाई, राम राम। बस एक साथ सबका राम राम हो गया। क्या चल रहा है अपना? अरब आक्रमण है ना? चलो देखो। मध्यकालीन भारत, और इसमें हम बात कर रहे हैं देखिए, मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक है अपना अरब आक्रमण। एक बार समझ लीजिए और फिर मैं साथ साथ नोट करवा दूंगा। अरब आक्रमण की यदि हम बात करें, पहली बार अरब लोगों का भारत में आगमन मालाबार तक ठीक है। पहली बार अरब लोगों का भारत में आगमन कहाँ हुआ है? मालाबार तक। और ये जो आगमन है ये आक्रमणकारी के रूप में न होकर किसके रूप में? व्यापारिक के रूप में। इसके रूप में सेम कोई कंडीशन है, याद कीजिए। जब अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने नारा दिया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा था, भूभाग नहीं केवल व्यापार। सुना है नहीं सुना आपने? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी भारत में अंग्रेजों का आगमन 1608 से माना जाता है, तो अंग्रेजों ने स्पष्ट कहा था कि हम यहाँ अधिकार करने के दृष्टिकोण से नहीं आए हैं। उनका नारा क्या था? भूभाग नहीं। देखिए, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका भारत में प्रारंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं केवल व्यापार। लेकिन आप देखते हो इस व्यापार से ही आगे बढ़ते हुए 1947 तक देश इनके अधीन रहा। यहाँ भी अरब जो लोग थे वो मुख्य रूप से किसके रूप में आए थे? व्यापारी के रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। प्रारंभिक यदि हम बात करें, जबकि अरबों का आक्रमण, अगर हम पहले आक्रमण की बात करें तो कब हो रहा है? 711। पहला आक्रमण कब हो रहा है? 711। देखिए इसके बाद 711 ईस्वी। 711 ईस्वी। इस समय आपको पता होना चाहिए इराक का गवर्नर, इराक का गवर्नर कौन था? अल-असाद। इराक का गवर्नर कौन है? अल-असाद। ठीक है। इस समय खलीफा, खलीफा कौन है? वालिद। खलीफा कौन है भाई? वालिद। ठीक है। और इस समय यदि हम बात करें सिंध, सिंध की बात करनी है हमें। देखिए, सिंध की राजधानी क्या थी? राजा तो जाहिर है, राजधानी क्या थी? देखिए, सिंध का राजा तो कौन था? दाहिर। सिंध का राजा कौन है? दाहिर। और ये जो दाहिर है, दाहिर के पिता का नाम था दाहिर के पिता का नाम क्या था? राजधानी सिंध की राजधानी क्या थी? कराची।
राजधानी क्या थी? सिंध कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन पहले तो भारत में था। ठीक है, और इसी अलोर के बाद जो राजधानी रही उसका नाम क्या था? यानी वर्तमान में इसे रोहेरा के नाम से जाना जाता है। तो सिंध का राजा कौन है इस समय? दाहिर। सिंध का राजा कौन है? दाहिर। राजधानी क्या थी सिंध की? अलोर। और वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसके पिता का नाम क्या था? चर्च। और ये जो चर्च था ये कौन से वंश का था? किससे था ये? ब्राह्मण से। अब अरबों का जो आक्रमण हुआ भारत पर या सिंध पर आक्रमण हुआ, यद्यपि इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था देवल के बंदरगाह पर, ध्यान रखना है, नोट डाल के नोट। ये सिंध के समीप ही है, जो मैंने देवल नाम बोला है ये कहाँ है? सिंध के समीप। अरबों का प्रथम आक्रमण, अरबों का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ? देवल, जो क्या है? यहाँ आक्रमण हुआ। अब आक्रमण का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण क्या था? अरबों के जहाज को जो श्रीलंका जा रहा था, अरबों का जहाज था, श्रीलंका जा रहा था और समुद्री डाकुओं के द्वारा उस जहाज को लूट लिया गया। लेकिन सिंध के राजा दाहिर ने डाकुओं पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए माना जाता है कि आक्रमण का ही तात्कालिक कारण था। इसके बाद यदि हम बात करें, यानी इस आक्रमण की जो जानकारी है, अरब आक्रमण की जानकारी का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सत्सनामा। अरब आक्रमण की जानकारी का प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है? सत्सनामा। तो ये जो सत्सनामा है ये मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक, भाई नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, सैनिक द्वारा लिखी। नाम क्या था इसका? इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी भाषा कौन सी है? अरबी। भाषा कौन सी है? अरबी। और इसका फारसी में अनुवाद? बताइए इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? बताया भी था मैंने, अबू बकर कुफी। कुफी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दाऊद पोटा। मैंने बताया आपको, याद भी नहीं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दाऊद पोटा। अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे? इसके बाद हम इसमें एक लाइन नोट कर सकते हैं कि अरबों के सिंध आक्रमण का ये प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का प्रमुख स्रोत। तो सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी में कहां से मिल रही है? सत्सनामा। इसके बाद हम बात करें, अब 711 में दो सैनिकों को या दो प्रमुख व्यक्तियों को आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, उबैदुल्ला और वर्दून। अरे नाम याद? देखिए 711 की बात, 711 यहाँ तक नोट कर लिया था शायद आपने? नोट कहाँ तक किया था? सत्सनामा तक हो गया था। अब आराम से समझिए और फिर मैं साथ साथ आप उनको लिखवा दूंगा। 711 की बात, 711 में इराक का गवर्नर कौन है?
फिर भूल गई। इराक का गवर्नर कौन है? अल हज्जाज। अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण के लिए, सिंध पर आक्रमण के लिए किस किस को भेजा? एक का नाम है उबैदुल्ला और दूसरे का नाम क्या है भाई? बरदून। दूसरे का नाम क्या है? बरदून। तो 711 में अल हज्जाज जो कहाँ का गवर्नर है? इराक का गवर्नर है। और इस समय खलीफा कौन है? वालिद। कौन है? वालिद। इन दोनों को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन राजा कौन है? दाहिर ने दोनों को पराजित कर दिया। दोनों को पराजित कर दिया। क्लियर? अब ये तो पहला आक्रमण हो गया, ध्यान रखेंगे। तो 711 वाला जो आक्रमण है ये सिंध पर क्या माना जाएगा? प्रथम आक्रमण। सिंध पर प्रथम आक्रमण, और प्रथम आक्रमण रहा ऐसा। प्रथम आक्रमण क्या रहा? ऐसा। इसके बाद देखिए 712 ईस्वी, और 712 में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम क्या था? आरोही। बताया भी तुमने? आरोही। देखो 20 जून 712। 20 जून 712। युद्ध का नाम क्या है? रावण का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? रावण। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मोहम्मद बिन कासिम व दाहिर के मध्य। मोहम्मद बिन कासिम व दाहिर के मध्य ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ। दाहिर पराजित और मारा गया। दाहिर की पत्नी वो दूसरी है रानी बाई। आ रहा है कुछ याद? क्या किया था उसने? किसने किया था? तो दाहिर की ये रानी बाई किसने कर लिया? जौहर। और ये भारतीय इतिहास में पहला उदाहरण है। भारतीय इतिहास में ये पहला। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सती प्रथा का भारतीय इतिहास में पहला प्रमाण कहां से मिलता है? ये जौहर का पहला प्रमाण हो गया। सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है? सोचो थोड़ा सा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है कि भारतीय इतिहास में जौहर का पहला प्रमाण हमें कहां से मिलता है? सिंध से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से? सती प्रथा क्या है? जौहर और सती प्रथा अलग है। जौहर को अपनी खुद की इच्छा से किया जाता है, और सती प्रथा में लगभग क्या है? जबरन सती प्रथा करवाया जाता है। जबरन सती, इनमें अंतर है। बताओ सती प्रथा का पहला प्रमाण में कहां से मिलता है? राजा राम। देखो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। आपका उत्तर सही है, लेकिन पहला प्रमाण पूछा है, समझ रहे हो? देखिए सती प्रथा का पहला प्रमाण क्या बताना? सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है गुप्त काल। जब तक पढ़ते हैं मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, ऐसे पढ़ते हैं। गुप्त काल में पहला प्रमाण मिलता है, और प्रमाण एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐरण अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? ऐरण अभिलेख।
अभिलेख 510 ईस्वी का है, तो छठी सदी हो गई। 510 का मतलब क्या हुआ? छठी सदी। ये एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। एरन अभिलेख कहां से मिला है? मध्य प्रदेश। 510 ईस्वी का मतलब क्या हुआ? छठी सदी। और ये किसका है? एक शासक है गुप्त वंश का, जिसका नाम है भानुगुप्त। गुप्त वंश का एक शासक है जिसका नाम क्या है? भानुगुप्त। और भानुगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। सेनापति था जिसका नाम क्या था? गोपराज। गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। ये भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। हुआ? क्लियर नहीं हुआ? जौहर का पहला प्रमाण तो हमें कहां से मिलता है? सिंध से मिलता है। कहां से मिलता है? सिंध से। जबकि सती प्रथा का पहला हमें प्रमाण कहां से मिलता है? गुप्त काल से। अगर समय की बात करें तो कौन सा समय हो जाएगा? छठी सदी। 510 के लेख में मिल रहा है। और उल्लेख क्या मिलता है कि गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त। गुप्त वंश का एक शासक है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज। इसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका यदि पूछी जाती है तो कौन होंगे? राजा राम मोहन राय। जिस प्रकार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। विधवाओं का पुनः विवाह करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राजा राम मोहन राय। क्लियर यहाँ तक? एक बार इनको नोट करते हैं, फिर आगे लिखिए। मैं बोलती इराक के गवर्नर अल हज्जाज, इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में, इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में किसके विरुद्ध? दाहिर के विरुद्ध। सिंध हो जाएगा, बात वही है। दाहिर के विरुद्ध, दाहिर के विरुद्ध उबैदुल्लाह व बरदूल, दाहिर के विरुद्ध उबैदुल्लाह व बरदूल के नेतृत्व में सेना भेजी। उबैदुल्लाह व बरदूल के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है यहाँ तक? लेकिन इसमें लिखो, लेकिन दाहिर ने इन दोनों को पराजित कर दिया। दाहिर ने इन दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है? इसलिए यह सिंध पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। यह सिंध पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। यह सिंध पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। हो गया क्लियर? लेकिन ये आक्रमण क्या रहा? ऐसा आक्रमण ऐसा। इसके बाद लिखेंगे आप रावर का युद्ध। तो फिर बना लीजिए अलग से, रावर का युद्ध 20 जून 712। रावर का युद्ध 20 जून 712। इसमें
अल हज्जाज ने दाहिर के विरुद्ध, अल हज्जाज ने दाहिर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में सेना भेजी? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और मारा। क्लियर? दाहिर की ग्रामणी है, रानी का नाम क्या है? रानी बाई। पत्नी कह सकते हैं, रानी कह सकते हैं। इन्होंने क्या कर लिया? जौहर। और ये संभवतः भारतीय इतिहास में जौहर का पहला प्रमाण माना जाता है। मतलब लिखिए, दाहिर की पत्नी दाहिर की पत्नी रानी बाई ने जौहर कर लिया। रानी बाई ने जौहर कर लिया, जो संभवतः भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। जो संभवतः भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास में, जो संभवतः भारतीय इतिहास में प्रथम जौहर माना जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम जौहर माना जाता है। क्लियर है आपका? अब ये दो पुत्रों की हमने चर्चा की थी। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? लाडी बाई। ठीक है, दो पुत्रियां थी, एक सूर्या और एक परमाल। सूर्या और परमाल। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम किसके पास ले गया? खलीफा वालिद के पास। किसके पास ले गया था? वालिद के पास। देखो, लाडी बाई और इसके पुत्रियां, एक का नाम क्या है? सूर्या और एक का नाम क्या है? परमाल। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम इनको गिरफ्तार कर लेता है और मोहम्मद बिन कासिम इन्हें किसके पास ले गया? खलीफा वालिद के पास। लेकिन दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत की कि इन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, और खलीफा वालिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मरहम की सजा दी। एक लाइन और लिखिए, फिर अपन जजिया कर की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया गया था? सिंध में। अभी कंप्लीट यहीं पे बात कर लेंगे, जजिया कर कब लगा, कब किसने हटाया, सारा एक साथ ही लिख लीजिए। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दाहिर की अन्य रानी। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दाहिर की अन्य रानी लाडी बाई। दाहिर की अन्य रानी लाडी बाई व उसकी दो पुत्रियां सूर्या व परमाल थी। दाहिर की अन्य रानी लाडी बाई व उसकी दो पुत्रियां सूर्या व परमाल। ठीक है, इन दोनों पुत्रियों को, सूर्या व परमाल थी, इन दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा वालिद को सौंप दिया। इन दोनों पुत्रियों को
मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा वालिद को सौंप दिया, खलीफा वालिद को सौंप दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन चेंज करके क्या लिखेंगे, इन दोनों की शिकायत पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा दी। इन दोनों की शिकायत पर, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इन दोनों की शिकायत पर खलीफा ने, इन दोनों की शिकायत पर खलीफा ने किसको, मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा दी, मृत्युदंड की सजा दी। इन दोनों की शिकायत पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सजा दी। क्लियर है तक? अब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कौन से कर की शुरुआत की है, जजिया कर। अब जजिया कर क्या था, कब किसने लगाया कब किसने हटाया तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जजिया कर देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत कब हो रही है, 712 ईस्वी में सिंध में, और किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जजिया कर की शुरुआत 712 में हो रही है। अगर स्थान विशेष की बात करें, सिंध हो गया, और इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति पूछा जाए, शासक पूछा जाए, आक्रमणकारी पूछा जाए, कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जो जजिया कर है ये है क्या, देखिए, एक तो यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। एक तो विशेषता क्या हुई, यानी मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। एक तो क्लियर हुआ कि मुसलमानों से न लेकर के मुसलमानों के अलावा जो भी होते थे उनसे कर लिया जाता था। अब इस कर से राहत किस किस को दी गई थी, राहत इसमें देखिए, एक तो ब्राह्मण, एक छोटे बच्चे, एक है विधवा, वृद्ध स्त्री और पुरुष। इस कर से इनको मुख्य रूप से छूट दी जाती है। छोटे बच्चे हो गए, वृद्ध स्त्री पुरुष, ब्राह्मण और विधवा, इनसे कर नहीं लिया जाता था। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। शासक का नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक। ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, और ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, ब्राह्मणों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसका समय है 1351 से 1388। इसका शासनकाल क्या है, 1351 से 1388। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर भी कौन सा कर लगा दिया, जजिया। क्लियर। इसके बाद देखिए 1564 अकबर द्वारा हटाया गया। लेकिन ध्यान रखना, अभी छोड़ो, हम जब जाए, एक इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी।
ध्यान रखना, मैं नोट डाल के लिखूंगा वो लाइन। अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुंतखब उल तवारीख। पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखब उल तवारीख। उसने क्या लिखा है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1579 में की। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1579 में। वो लिखता है कि अकबर ने 1575 में दोबारा से जजिया कर लगा दिया। तो बदायूनी के अनुसार 1564 नहीं है, लेकिन आपके लेवल के जो पेपर आते हैं उसमें तो 1564 ही माना जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड RS वगैरह में क्वेश्चन आते हैं उसमें एक इतिहासकार के अनुसार पूछ लिया जाता है कि इस इतिहासकार के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर को अंतिम रूप से कब हटाया? 1579। कब हटाया था? 1579। ये लाइन लिख लेंगे अपन, बदायूनी के अनुसार। और बदायूनी की पुस्तक का नाम क्या है? अभी बताया मैंने, मुंतखब उल तवारीख। पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखब उल तवारीख। इसके अनुसार कब हटाया गया? ये 1579। क्या वो सामान्य ध्यान रखना है? 1564। ठीक है। इसके बाद 1679 औरंगजेब। शासक कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। पुनः जजिया कर लगाया। और मैंने आपको बताया था इसका विरोध करने वाला राजस्थान का शासक कौन था? राज सिंह। मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम, जिनका समय है 1652 से 1680। इनका समय क्या है? 1652 से 1680। इसके द्वारा इस कर का विरोध किया गया। अंतिम रूप से इस कर को हटाया गया 1720 में। अंतिम रूप से इस कर को कब हटाया गया? 1720 में। 1720 ईस्वी में इस कर को अंतिम रूप से हटाया गया। और अंतिम रूप से हटाने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। शासक का नाम क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। इसका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। और किसके कहने पर ये कर हटाया था? सवाई जय सिंह के कहने पर। किसके कहने पर? सवाई जय सिंह, जो जयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जयपुर के। तो इस कर की शुरुआत 712 में होती है और इसका अंत कब होता है? 1720। क्लियर हुआ? जजिया का ये उतार लोगे? बोलूं? ऐसे नोट कर लो। अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग।
उसका तो मैं अपने तेरे से ध्यान नहीं लगा दी। इसका वर्ष फिक्स नहीं, ये इसका शासनकाल लिखा है मैंने 51 से 88। बता दिए एक इनका आक्रमण 713 में मुल्तान पर है और अरब आक्रमण के 3 से 2 प्रभाव। काशन फिर मतलब इसने यहाँ पे युद्ध किया, फिर कल लगा दी रहे, युद्ध में कल लगा दिए थे इसने, युद्ध के बाद लगाया तो मतलब युद्ध के बाद लड़कियों के वापस उसके पास लेके गया। तो बाद की बात तो 713 में मुल्तान को नहीं जीतेगा, लिखो मैं 713 में मुल्तान लेके गया था यहाँ से, तो मृत्यु तो बाद की बात है, अभी तो मुल्तान पर भी अधिकार करेगी। आप किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद ही तो अपनी गतिविधियां कर सकते हो, तो ये थोड़ी कि आपने आक्रमण किया और करते ही जजिया कर लगा दिया, आपको कर देगा कौन, क्योंकि आपका अधिकार ही नहीं है। तो ये अधिकार किसका है? वहाँ दाहिर का है, दाहिर को समाप्त कर दिया गया, पराजित किया गया, और पराजित होकर के अगर अधीन हो जाता तो भी कर लगा सकता था, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं कर लगा सकता। चले आगे, 713 में किस पर अधिकार कर लिया? मुल्तान पर अधिकार किया। और मुल्तान से इन्हें इतना खजाना मिला था, मुल्तान का नाम ही इन्होंने सोने का नगर रख दिया। ध्यान रखेंगे, अरब आक्रमण के समय किस नगर को सोने का नगर कहा गया? मुल्तान। इसका नाम ही क्या रख दिया गया? सोने का नगर। अब इसमें एक बिंदु है अरब आक्रमण का प्रभाव। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा अरब आक्रमण का? अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव। एक तो ऊंट और खजूर की खेती का प्रचलन। नंबर 1, मैंने नहीं लिखा कि ऊंट की खेती है। ऊंट कौन लेके आए? अरब के लोग। दोनों को मैं जोड़ के लिखवा रहा हूँ, अलग अलग लाइन लिख लो कि अरब लोग भारत में पहली बार ऊंट लेके आए, अरब लोग पहली बार खजूर लेके आए, अलग अलग लिख लो जाए और समझ तो जाते, मैं भी मानता हूँ।
ये लो, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो। ऊंट पालन, बस हिंदी ज्यादा मजबूत हो गया आजकल आपके ना। नंबर 2, अरब लोगों ने दिरहम नामक चांदी का सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का? दिरहम नामक चांदी का सिक्का चलाया। अरबों ने दिरहम नामक चांदी का सिक्का चलाया। इसी प्रकार पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? अरबों ने किया। नंबर 3, प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अरबों ने सिंधु नदी किनारे एक नगर बसाया था जिसका नाम है महफूजा नगर। नंबर 4, सिंधु नदी किनारे अरबों द्वारा कौन सा नगर बसाया गया? महफूजा नगर। अरब का एक विद्वान था, उसका नाम था अबू मासर। नाम सुना नहीं सुना आपने? अरब का विद्वान था अबू मासर। उसने वाराणसी में 10 वर्ष रहकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तो हमारे खगोल शास्त्र से भी प्रभावित हुए लोग। नंबर 5, अबू मासर। अबू मासर ने बनारस में 10 वर्ष खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। ये हो गया भारत पर अरब आक्रमण और उसके प्रभाव। कल अपन बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी आएगा, उसके बाद में बात करेंगे मोहम्मद गौरी, फिर बाद में आएगा आपका दिल्ली सल्तनत। ये उतार लीजिए, बाकी बात करते हैं।